नमस्कार। आज हम खून की उस दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। हम सब ए, बी, ओ और RH पॉजिटिव या नेगेटिव के बारे में तो जानते ही हैं। हाँ, वो तो कॉमन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके परे भी बहुत कुछ है? हमारे पास जो जानकारी है वो खून के कई और ग्रुप सिस्टम्स पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। आज हम इन कम सुने नामों वाली लेकिन बेहद जरूरी प्रणालियों को समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बिल्कुल, ABO और RH तो बस समझ लीजिए आइसबर्ग का टिप है। असल में खून की दुनिया कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। और ये जानना जरूरी है कि ये दूसरे सिस्टम क्यों मायने रखते हैं, खासकर जब खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है या प्रेगनेंसी जैसी सिचुएशंस में। अच्छा। हाँ, कभी कभी ये छोटे छोटे अंतर ही बड़ी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि 17 से ज्यादा ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं और 400 से भी ज्यादा अलग अलग एंटीजन लाल रक्त कोशिकाओं पर। ये तो बहुत बड़ी संख्या है ना? काफी ज्यादा। तो ये जब बाकी के सिस्टम्स हैं ये कब पिक्चर में आते हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में तो इनका जिक्र नहीं होता। सही बात है। स्रोत बताते हैं कि जब खून चढ़ाने से पहले जो मैचिंग टेस्ट होता है, क्रॉस मैच, उसमें कोई गड़बड़ी दिखे, हाँ, या किसी को खून चढ़ाने के बाद क्या कहते हैं अजीब सी रिएक्शन हो, तब इनकी जांच होती है। एकदम सही। जब रूटीन ABO और RH मैचिंग के बावजूद ब्लड कंपैटिबल नहीं लगता या ट्रांसफ्यूजन के बाद पेशेंट की तबीयत बिगड़ती है, तब ब्लड बैंक और डॉक्टर्स इन दूसरे सिस्टम की तरफ देखते हैं। ओके। हर सिस्टम में अपनी तरह के खास पहचान चिन्ह होते हैं लाल रक्त कोशिकाओं की सरफेस पर। इन्हें हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन, हाँ। और खून के लिक्विड पार्ट प्लाज्मा में इन एंटीजन्स के खिलाफ लड़ने वाले सिपाही हो सकते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, ठीक है। अगर गलत एंटीजन और एंटीबॉडी मिल जाए तो समझिए लड़ाई छिड़ गई, मतलब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो ये पूरा खेल एंटीजन और एंटीबॉडी का है। चलिए कुछ खास सिस्टम्स को थोड़ा करीब से देखते हैं। लुईस सिस्टम से शुरू करें। हाँ, जरूर। स्रोत बताते हैं कि इसके दो मुख्य एंटीजन हैं, LA और LB, और लोगों में ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। जैसे किसी में दोनों नहीं होते, LAB-, हाँ, किसी में सिर्फ पहला LA+B-, और किसी में सिर्फ दूसरा LA-B+। ये भी लिखा है कि गर्भावस्था में ये थोड़ा बदल सकता है। हाँ, वो हो सकता है। इसकी एंटीबॉडी के बारे में क्या खास बात है? लुईस एंटीबॉडी ज्यादातर IgM टाइप की होती हैं। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि IgM एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल वो साइज में बड़ा होता है। अच्छा। इस वजह से ये आमतौर पर प्लेसेंटा यानी गर्भनाल को पार करके मां से बच्चे तक नहीं पहुंच पाती। ओके। इसलिए लुईस एंटीबॉडीज को कभी भी HDN, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न के लिए जिम्मेदार नहीं पाया गया है। अच्छा, ये तो बड़ी राहत की बात है। हाँ, ट्रांसफ्यूजन में कभी कभी हल्की रिएक्शन दे सकती हैं, पर HDN के लिहाज से ये खतरनाक नहीं मानी जाती। तो IgM और IgG टाइप के एंटीबॉडी में ये एक बड़ा फर्क है कि IgG प्लेसेंटा पार कर सकती है और HDN कर सकती है, जबकि IgM नहीं। ये जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, अब आते हैं P ब्लड ग्रुप पर। जिक्र है कि इसकी खोज जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करके हुई थी। इसमें मुख्य एंटीजन कौन सा है? इसमें P1 एंटीजन मेन है। कुछ लोगों में P1 नहीं होता, पर एक मिलता जुलता P एंटीजन होता है। उन्हें P2 फिनोटाइप कहते हैं। P2 फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप का मतलब है कि टेस्टिंग में असल में खून में क्या पाया जाता है। इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है, एंटी P1, वो भी अक्सर नेचुरली बन जाती है, बिना किसी ट्रांसफ्यूजन या प्रेगनेंसी के। अच्छा। और ये भी ज्यादातर IgM टाइप की ही होती है, तो ये भी HDN के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। ओके, अगला सिस्टम है लूथेरन लू। इसके भी दो मुख्य एंटीजन बताए गए हैं, LuA और LuB। ज्यादातर लोगों में LuB होता है ना? हाँ, LuB ज्यादा कॉमन है और ये एंटीजन जन्म के समय ही सेल्स पर मौजूद होते हैं। और इसकी एंटीबॉडी एंटी-LuA। हाँ, यहाँ एंटीबॉडी एंटी-LuA थोड़ी अलग है। ये IgM और IgG दोनों तरह की हो सकती है। ओह, तो IgG भी? हाँ, क्योंकि इसमें IgG का कंपोनेंट हो सकता है, इसलिए ये प्लेसेंटा पार करके कभी-कभी हल्का HDN कर सकती है, लेकिन आमतौर पर ये सीरियस नहीं होता। ठीक है, तो लुईस और P के मुकाबले लूथरन में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ सकता है।
अब उन सिस्टम्स की तरफ बढ़ते हैं जो शायद ज्यादा गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, केल सिस्टम का जिक्र है। इसका नाम मिसेस केलेचर के नाम पर पड़ा। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? केल सिस्टम, देखिए, एबीओ और आरएच के बाद मेडिकली सबसे महत्वपूर्ण ब्लड ग्रुप सिस्टम्स में से एक है। डेफिनेटली। के पॉजिटिव खून चढ़ाया जाए तो एंटीबॉडी बनने की संभावना काफी ज्यादा होती है। ओके। और ये एंटीबॉडीज खतरनाक होती हैं। ये आईडीजी प्रकार की होती हैं। यानी वो छोटी वाली। हाँ, वही छोटी वाली जो प्लेसेंटा पार कर सकती हैं। इसलिए एंटी के एंटीबॉडी गंभीर और कभी-कभी जानलेवा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और एचएडीएन दोनों का कारण बन सकती हैं। ब्लड बैंक में केल मैचिंग पर काफी ध्यान दिया जाता है। ओह, तो केल एंटीबॉडी वाकई खतरनाक हो सकती है। ठीक है, अगला नाम है एमएनएस सिस्टम। इसकी खोज तो काफी पहले हुई थी, 1927 में, लैंडस्टीनर और लेविन ने। हाँ, काफी पुराना है ये। स्रोत बताते हैं कि एम और एन एंटीजन एक तरह के प्रोटीन पर है, ग्लाइकोफोरिन ए, और एस एंटीजन दूसरे पर, ग्लाइकोफोरिन बी। ये ग्लाइकोफोरिन क्या चीज है? ग्लाइकोफेरन, अरे ये समझिए कि लाल रक्त कोशिका यानी कि मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला एक मेन प्रोटीन है। एक तरह की खूंटी समझिए, जिस पर ये एम एन एस जैसे एंटीजन टिके होते हैं। अच्छा, खूंटी जैसा। ठीक है। अब एंटीबॉडी की बात करें तो एंटी-एम और एंटी-एन ज्यादातर आईजीएम होती हैं और आमतौर पर ठंडे तापमान में ही रिएक्ट करती हैं। कोल्ड रिएक्टिंग। हाँ, कोल्ड रिएक्टिंग, इसलिए ट्रांसफ्यूजन में ज्यादा दिक्कत नहीं करती। हालांकि कभी-कभी आईजीजी भी हो सकती हैं, लेकिन एंटी-एस और एंटी-एस ये आईजीजी प्रकार की होती हैं और ये खतरनाक हो सकती हैं। ये रेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, जिससे सीरियस एचडीएन या हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एचटीआर हो सकता है। तो एस और एस ज्यादा खतरनाक है एम और एन के मुकाबले? हाँ, क्लिनिकली ज्यादा सिग्निफिकेंट है एस और एस। एक दिलचस्प बात यह भी है कि एंटी-एन कभी-कभी डायलिसिस कराने वाले मरीजों में पाई जाती है। डायलिसिस और एंटीबॉडी का कनेक्शन, ये कैसे? शायद ऐसा माना जाता है कि डायलिसिस मशीन को साफ करने के लिए जो फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता है, उसके असर से ये बन सकती है। ये एक ऑब्जर्वेशन है। ये तो बिल्कुल अनपेक्षित है। चलिए डफी सिस्टम पर आते हैं। इसका नाम भी एक परिवार पर है। इसके एंटीजन FY और FYB जन्म के समय ही अच्छे विकसित होते हैं। हाँ, स्रोत में एक बड़ी अनोखी बात लिखी है कि ये गर्मी से नष्ट हो जाते हैं, थर्मोलेबाइल। 56 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट रखने से। इसका क्या मतलब है? लैब में कुछ यूज होता है इसका? हाँ, ये इनकी एक खासियत है जो लैब में आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी मदद कर सकती है। लेकिन डफी सिस्टम का असली महत्व वो कहीं और है। कहाँ? FY और FYB एंटीजन ये असल में मलेरिया फैलाने वाले एक खास पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के लिए लाल रक्त कोशिका में घुसने का दरवाजा है, रिसेप्टर का काम करते हैं। क्या बात है, मलेरिया पैरासाइट के लिए दरवाजा। हाँ, अब सोचिए जिन लोगों में ये एंटीजन होते ही नहीं, खासकर पश्चिमी अफ्रीकी मूल के बहुत से लोगों में डफी AB फिनोटाइप पाया जाता है, उनकी लाल रक्त कोशिकाओं में ये पैरासाइट घुस ही नहीं पाता। तो नतीजा, वे PVVAX मलेरिया से नेचुरली सुरक्षित होते हैं। कमाल है। तो ब्लड ग्रुप मलेरिया से भी बचा सकता है? ये तो वाकई जबरदस्त जानकारी है ना? ये ह्यूमन इवोल्यूशन और बीमारी के बीच संबंध का एक क्लासिक उदाहरण है। और इसकी एंटीबॉडीज, डफी एंटीबॉडीज? डफी एंटीबॉडीज, एंटी-FIA और एंटी-FIB, ये आमतौर पर IgG प्रकार की होती हैं। ये भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस करवा सकती हैं, जिसमें इमीडिएट या डिलेड दोनों तरह की रिएक्शंस शामिल हैं। अच्छा। और इनका पता लगाने के लिए खास टेस्ट, इनडायरेक्ट एंटीग्लोब्युलिन टेस्ट या जिसे कूम्स टेस्ट भी कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब किड JK सिस्टम की बात करते हैं। इसके 2 एंटीजन हैं, JK और JKB। ये भी जन्म के समय विकसित होते हैं। इनकी क्या खासियत है? किड एंटीबॉडीज, एंटी-J और एंटी-JKB, ये थोड़ी सी क्या कहते हैं, बदनाम है। बदनाम क्यों? ये IgG प्रकार की होती हैं, लेकिन इनकी एक आदत है कि ये खून में बनने के बाद धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती हैं। कई बार तो इतनी कि नॉर्मल जांच में पकड़ में नहीं आती। अच्छा, तो फिर? लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को दोबारा उसी एंटीजन वाला खून चढ़ाया जाता है, मान लीजिए JK पॉजिटिव खून, तो बॉडी की मेमोरी वो एक्टिवेट हो जाती है और ये एंटीबॉडी तेजी से फिर बनने लगती हैं। और फिर? नतीजा होता है डिलेड हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन।
डिलेड HTR, जो खून चढ़ाने के कुछ दिनों या हफ्तों बाद होती है। यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि तब तक मरीज शायद अस्पताल से घर भी जा चुका हो। अरे बाप रे। हाँ, किड एंटीबॉडीज इस तरह की देरी से होने वाली प्रतिक्रियाओं का एक बहुत कॉमन कारण है। स्रोत में यह भी लिखा है कि एंजाइम ट्रीटमेंट से लैब में इनकी पहचान बेहतर हो सकती है। यानी ये छुपी रुस्तम एंटीबॉडीज हैं। ये तो सच में मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। अच्छा, अब एक और सिस्टम है आई सिस्टम। इसमें आई और आई दो एंटीजन हैं और लिखा है कि नवजात बच्चों में आई ज्यादा होता है और बड़ों में आई। ये बदलाव क्यों होता है? ये एक नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस है। हाँ? जन्म के समय बच्चे की लाल रक्त कोशिकाओं पर आई एंटीजन की जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, करीब 1.5-2 साल की उम्र तक, ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे बदलकर अडल्ट आई एंटीजन में तब्दील हो जाती है। अच्छा, ये नॉर्मल है। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल। इसलिए हम वयस्कों में आई एंटीजन प्रमुख होता है। अब जो एंटीबॉडी है, एंटी आई, वो आमतौर पर IgM होती है और ठंडे तापमान पर, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पर, ज्यादा एक्टिव होती है। इसलिए इसे कोल्ड एग्लूटिनिन भी कहते हैं। कोल्ड एग्लूटिनिन। और इसका कोई कनेक्शन? दिलचस्प बात यह है कि ये एंटीबॉडी अक्सर माइकोप्लाज्मा निमोनिया नाम के एक फेफड़ों के इन्फेक्शन के बाद बढ़ जाती है। तो ये इन्फेक्शन से भी जुड़ी हो सकती है। चलिए, अब उस ब्लड ग्रुप पर आते हैं जिसका नाम ही बहुत खास है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ओह, हाँ, बहुत ही स्पेशल। जाहिर है इसकी खोज बॉम्बे, अब मुंबई में हुई थी। 1952 में डॉक्टर भिंडे, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर देशपांडे ने इसे खोजा। इसे इतना अनोखा क्या बनाता है? स्रोत कहता है कि इनमें H एंटीजन नहीं होता। ये H एंटीजन क्या वाला है? H एंटीजन को आप ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की नींव समझिए। नींव? फाउंडेशन। हाँ, बिल्कुल। जैसे घर बनाने के लिए पहले नींव डाली जाती है, वैसे ही लाल रक्त कोशिका पर A या B एंटीजन बनने के लिए पहले H एंटीजन का बनना जरूरी होता है। ओके। नॉर्मल लोगों में एक खास एंजाइम होता है, फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज, वो ये H एंटीजन बनाता है। फिर अगर व्यक्ति का जीन A टाइप का है तो H पर A शुगर जुड़ जाती है, अगर B टाइप का है तो B शुगर, और अगर O टाइप का है तो कुछ नहीं जुड़ता, सिर्फ H एंटीजन ही रहता है। अच्छा, तो O ग्रुप में भी H एंटीजन होता है? हाँ, O ग्रुप में तो H एंटीजन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उस पर A या B कुछ जुड़ा ही नहीं। अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले लोगों में वो एंजाइम ही नहीं होता जो H एंटीजन बनाता है। मतलब नींव ही गायब है। एग्जैक्टली। और जब नींव यानी H एंटीजन ही नहीं है तो उस पर A या B एंटीजन बन ही नहीं सकते, भले ही उनके जीन में A या B बनाने की इंफॉर्मेशन हो। तो जब आप उनकी लाल रक्त कोशिकाओं की जांच करेंगे, फॉरवर्ड ग्रुपिंग, हाँ, तो ना A मिलेगा ना B, तो नतीजा O ग्रुप जैसा लगेगा। बिल्कुल। रूटीन फॉरवर्ड ग्रुपिंग में वो O ग्रुप ही दिखेगा। तो फिर पता कैसे चलता है कि ये बॉम्बे ग्रुप है, O नहीं? मुश्किल होगी ना। पता चलता है 2 तरीकों से। पहला, जब उनके खून के सीरम की जांच की जाती है, हाँ। यानी रिवर्स ग्रुपिंग। ओके। क्योंकि उनके शरीर में H एंटीजन नेचुरली नहीं है, तो उनका शरीर H एंटीजन को बाहरी चीज समझता है और उसके खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली एंटीबॉडी बना लेता है, एंटी-H। एंटी-H, हाँ। और ये एंटी-H एंटीबॉडी लगभग हर किसी की लाल रक्त कोशिकाओं पर AB और यहाँ तक कि नॉर्मल O ग्रुप की भी, क्योंकि उनमें H एंटीजन भरपूर होता है, उन सब पर अटैक कर देगी। अच्छा। दूसरा तरीका है क्रॉस मैचिंग। जब ऐसे व्यक्ति को खून चढ़ाने की नौबत आती है और उसका क्रॉस मैच नॉर्मल O ग्रुप के खून से किया जाता है, तो यही एंटी-H एंटीबॉडी O ग्रुप की कोशिकाओं पर हमला करके खून को इनकम्पैटिबल, असंगत बता देगी। तब शक होता है। हाँ, यही पर शक होता है कि ये बॉम्बे ग्रुप हो सकता है। फिर खास एंटी-H लेक्टिन से टेस्ट करके इसकी पुष्टि की जाती है। बाप रे, इसका मतलब बॉम्बे ग्रुप वाले व्यक्ति को O ग्रुप का खून भी नहीं चढ़ा सकते, जबकि वो टेस्ट में O जैसा दिख रहा था। कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और जानलेवा बात हो सकती है अगर गलती हुई। अच्छा। बॉम्बे फिनोटाइप वाले व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ दूसरे बॉम्बे फिनोटाइप वाले व्यक्ति का ही खून चढ़ाया जा सकता है, सिर्फ वही कंपैटिबल होगा। सिर्फ बॉम्बे टू बॉम्बे। हाँ, अगर उन्हें गलती से भी नॉर्मल O ग्रुप या कोई और ग्रुप चढ़ा दिया गया तो उनके शरीर में मौजूद ताकतवर एंटी-H एंटीबॉडी चढ़ाई गई कोशिकाओं पर तुरंत हमला करके उन्हें तोड़ देगी। इससे भयानक, जानलेवा हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा। ओह माय गॉड। और क्योंकि ये ग्रुप बहुत रेयर है, खासकर भारत के कुछ समुदायों में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, पर ओवरऑल बहुत रेयर है, इनके लिए खून का इंतजाम करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये जानकारी तो वाकई जीवन बचाने वाली है।
तो हमने आज ABRH से परे कई सिस्टम देखे, लुइस, पी, लूथरन, केल, MNSS, डफी, किड, II और जाहिर तौर पर बॉम्बे ग्रुप। बाप रे, इतनी सारी जटिलता! है ना? किसी आम इंसान को इन बारीकियों की परवाह क्यों करनी चाहिए? मतलब ठीक है, डॉक्टर्स और ब्लड बैंक वाले जाने। नहीं, देखिए, परवाह इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये बारीकियां सीधे सीधे जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकती हैं। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सुनिश्चित करने के लिए ये ज्ञान जरूरी है। अगर किसी के खून में इन अन्य सिस्टम्स के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद है, तो उसे सिर्फ वही खून दिया जा सकता है जिसमें वो खास एंटीजन ना हो, भले ही ABRH मैच कर रहा हो। सही बात है। हमने देखा कि कैसे ये एंटीबॉडीज HDN यानी नवजात शिशु की बीमारी और HTR ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जैसी गंभीर स्थितियां पैदा कर सकती हैं। हाँ, केल, किड, SS बिल्कुल। और मलेरिया से कनेक्शन डफी सिस्टम या निमोनिया से आई सिस्टम, ये कितने दिलचस्प हैं। हाँ, वो मलेरिया वाला तो कमाल था। ये सब हमें बताता है कि हर इंसान का शरीर अंदर से कितना अलग हो सकता है। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन यानी व्यक्ति विशेष के लिए इलाज उसके महत्व को भी रेखांकित करता है। सही कहा। हर किसी पर एक ही फॉर्मूला लागू नहीं होता और खून के मामले में तो ये बात खास तौर पर सच है। विशिष्ट मामलों में डिटेल टेस्टिंग की जरूरत पड़ती ही है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि खून सिर्फ 4 ग्रुप्स और RH फैक्टर तक ही सीमित नहीं है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल दुनिया है। हाँ, बहुत फैसिनेटिंग भी है। और इसकी परतों को समझना बेहद जरूरी है, खासकर मेडिकल साइंस के लिए और सुरक्षित पेशेंट केयर के लिए। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सबकी सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, खून की इस जटिलता और रेयर ग्रुप्स की चुनौती को देखते हुए भविष्य कैसा दिखता है? क्या हम ऐसी बेहतर ब्लड टाइपिंग टेक्नोलॉजी विकसित कर पाएंगे जो इन सभी बारीकियों को आसानी से जल्दी से पकड़ लें? शायद जेनेटिक टेस्टिंग हो सकता है। या क्या कभी सिंथेटिक यूनिवर्सल ब्लड का सपना सच हो पाएगा? ऐसा खून जो इन सभी एंटीजन एंटीबॉडी के झगड़ों से परे हो। वाह, यूनिवर्सल ब्लड! ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर कौन जाने, ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस विस्तृत और रोचक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ नया सीखने को मिला। धन्यवाद।